नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम सभी लोग आज सोशल मीडिया एडिक्ट हो गए हैं। हमारे दिन भर का अधिकांश हिस्सा फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, थ्रेड्स आदि न जाने कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर समय व्यतीत होता चला जाता है। हवाई अड्डे पर जाकर देखिए, रेलवे स्टेशनों पर देखिए, बस स्टैंड पर देखिए, बाजार में चलते हुए व्यक्तियों को देखिए, सभी व्यक्तियों की आंखें मोबाइल की ओर झुकी हुई हैं और उनके हाथ स्क्रॉल करता रहते हैं लगातार। एक दूसरे के साथ संवाद करने का समय नहीं है। और ऐसे ही दौर में, विशेषकर महामारी के समय, एक ऐसा दौर आया जब भ्रामक सूचनाएं या फेक न्यूज का तेजी से प्रसार होने लगा और हम तत्परब रह गए, कैसे तय करें कोई खबर सच है या गलत है। खबरों को तेजी से पहुंचाने के चक्कर में, सूचनाओं को तेजी से प्रसारित करने के चक्कर में, या समाज में ऐसे तत्वों के कारण जो वैमनस्य और सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते हैं, इस तरह की घटनाओं में भारी वृद्धि होने लगी। विभिन्न देशों की सरकारों ने सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए विशेष उपाय किए। हमारे देश में भी सरकार ने समय समय पर इस दिशा में प्रयत्न किए। सोशल मीडिया कंपनीज ने भी अपने यहां भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए फैक्ट चेक की व्यवस्था की है। गूगल ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पिछले कुछ वर्षों से चलाया है, जिसमें उन्होंने ऐसे ट्रेनर्स तैयार किए हैं जो विभिन्न संस्थानों में जाकर के कार्यशालाओं के माध्यम से फैक्ट चेक करना सिखाते हैं। हाल ही में मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने यह घोषणा की है कि वह अपने प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर तीसरे पक्ष की फैक्ट चेकिंग की व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं। इसके स्थान पर कम्युनिटी सिस्टम की एक ऐसी प्रणाली लागू की जा रही है जिसके तहत इन माध्यमों का उपयोग करने वाले व्यक्ति स्वयं ही उसका सही संदर्भ और वास्तविक जो जानकारी है, तथ्य है, वो उसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, या यूं कहें कि सत्यता की जांच करने की अनुमति उनको दे दी गई है। जुकरबर्ग ने कहा कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति या मुक्त अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक जो हमारी फैक्ट चेकिंग व्यवस्था थी, उसमें कुछ ऐसी त्रुटियां थी जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमने उस व्यवस्था को लागू करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप लगाने की कोशिश की है। मेटा की जो नई नीति है, जिसमें तीसरे पक्ष की फैक्ट चेकिंग की व्यवस्था को समाप्त कर कम्युनिटी नोट्स व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, इससे एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन या भ्रामक जानकारी के अभियान को कहीं बढ़ावा मिल सकता है। इसके संभावित खतरे भी हमारे सामने हैं, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। पहली सबसे बड़ी चुनौती है भ्रामक जानकारी का विस्तार। फैक्ट चेकिंग की व्यवस्था को खत्म करके इन प्लेटफॉर्म्स पर हम गलत जानकारी या अफवाहों के विस्तार को बढ़ावा दे सकते हैं। पहले थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर्स की एक अपनी विशेष भूमिका थी। वे किसी भी प्रकार की विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल या तथ्यहीन खबरों की
सत्यता की जांच कर सकते थे और गलत जानकारी को रोकने के लिए उनके विशेष प्रयास किए जाते थे। अब कम्युनिटी नोट्स के तहत यह दायित्व उन उपयोगकर्ताओं पर छोड़ दिया गया है, लेकिन वो भी कितना सही और निष्पक्षता सटीकता के साथ काम कर पाएंगे, इसमें संदेह है। ये जो घोषणा की है जुकरबर्ग ने, इससे एक नए तरह का राजनीतिक ध्रुवीकरण हम देख सकते हैं। वस्तुतः ऐसा कहा जा रहा है कि जुकरबर्ग ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, जो जनवरी माह में, इसी महीने में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, उनके साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक प्रयास के रूप में लिया जा रहा है। इस प्रकार के प्रयासों से इस बात की आशंका उभरी है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर राजनीतिक पक्षपात के खतरे भी बढ़ सकते हैं। जो संस्थाएं या व्यक्ति इस प्रकार की भ्रामक या गलत सूचनाएं या अफवाहों का प्रचार प्रसार कर सकते थे या कर रहे थे, यह का निर्णय उन व्यक्तियों को, उन संस्थाओं को अपने भ्रामक जानकारी के अभियानों को बढ़ाने में विशेष सहयोग करेगा, या वे अधिक स्वतंत्रता के साथ अपने ऐसे अभियानों को संचालित कर पाएंगे। ये जो मॉडरेशन प्रणाली लागू की गई है कम्युनिटी नोट्स माध्यम से, इसका भी दुरुपयोग होने की पूरी पूरी आशंकाएं हैं और इस प्रणाली के तहत भ्रामक जानकारियों को भी सही बताने का प्रयास किया जा सकता है, जो अंततः किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी समाज के लिए एक खतरा हो सकता है, क्योंकि कम्युनिटी नोट्स की भी अपनी सीमाएं हैं। फैक्ट चेकिंग व्यवस्था से हटकर इस नई प्रणाली पर जब यह शिफ्ट किया जा रहा है, तो इसने सोशल मीडिया के भविष्य के सामने कई तरह की चुनौतियां और आशंकाएं खड़ी कर दी है। आम आदमी के पास पर्याप्त जानकारी का अभाव होता है, उसके पास उस तरह के विश्वसनीय स्रोत नहीं है जहां से वे पुख्ता जानकारी प्राप्त कर सके। बहुत बड़ा वर्ग पूरी तरह से साक्षर नहीं है, और आज की भाषा में हम कहें, जिसकी बात बार बार की जा रही है, मीडिया लिटरेसी की, तो मीडिया लिटरेसी की दृष्टि से भी अधिकांश व्यक्ति अभी पूरी तरह से जागरूक नहीं है या परिचित नहीं है। तो क्या हम मान सकते हैं कि इस प्रकार की कम्युनिटी नोट्स प्रणाली के तहत कोई व्यक्ति या उपयोगकर्ता तटस्थता और निष्पक्षता के साथ काम कर पाएगा? तो ऐसी स्थिति में हम उन कैंपेन का, उस तरह के जो अभियान चलाए जा रहे हैं अफवाहों को हवा देने के, गलत सूचनाओं को प्रसारित कर समाज में भ्रम की स्थिति या सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनका मुकाबला कैसे करेंगे? ऐसी कौन सी तकनीकी क्षमता उस आम आदमी के पास होगी जहां वो प्रभावी ढंग से इस प्रकार के अभियानों का मुकाबला कर सके? क्या मेटा के इस कदम से उसके विभिन्न प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने वाले व्यक्तियों में, उपयोगकर्ताओं में, उन प्लेटफॉर्म्स के प्रति विश्वास कम नहीं होगा? या ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में इन माध्यमों को गलत सूचनाएं फैलाने का एक विकल्प के रूप में भी स्वीकार कर लिया जाए, जो इन सोशल मीडिया की जो विश्वसनीयता है या जिस तरह से इसके लोकतांत्रिक स्वरूप की बात की जा रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अक्सर बात की जाती है मीडिया साक्षरता अभियान की या मीडिया लिटरेसी की। कितना समय लगेगा पूरे देश दुनिया को इस बारे में जागरूक करने में, तब तक कितना नुकसान ये माध्यम कर चुके होंगे,
इसकी कल्पना सहज संभव है। क्या कोई ऐसी हाइब्रिड प्रणाली अपनाई जा सकती है जिसमें विशेषज्ञों के साथ साथ जो उसके यूजर है, उपयोग करता है, दोनों मिल करके इस प्रकार की ताकतों के खिलाफ इन माध्यमों को खड़ा कर सकें? क्या इस प्रकार के भ्रामक, घृणास्पद, गलत जानकारियों के लिए कोई ऐसे कड़े दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं जिसके तहत इस प्रकार की प्रवृत्तियों में लिप्त संस्थानों और व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई कर सकने के लिए माध्यम सक्षम हो? क्या इन प्लेटफॉर्म्स की निगरानी करने के लिए एक विशेषज्ञों की ऐसी समिति बनाई जा सकती है? क्या तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है? यह हमारे सामने इस समय मुख्य प्रश्न है। मेटा की यह घोषणा कि हमारा ये कदम एक मुक्त अभिव्यक्ति या स्वतंत्र अभिव्यक्ति की दिशा में एक कदम है, क्या उनके इन प्रयासों को एक जिम्मेदारी के साथ लागू करने के लिए कोई इस तरह की योजना तैयार की गई है? क्योंकि यह घोषणा तब हुई है जब ट्रंप राष्ट्रपति के पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान और उसके पूर्व भी मेटा पर रूढ़िवादी विचारों के प्रति पूर्वाग्रह के आरोप लगाए हैं। मेटा का यह प्रयास, ऐसा माना जाता है कि ट्रंप के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की प्रक्रिया का हिस्सा है। विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि कम्युनिटी नोट्स प्रणाली बहुत अधिक प्रभावी ढंग से भ्रामक सूचनाओं को रोकने में सफल नहीं हो पाएगी। मेटा के तथ्य सत्यापन कार्यक्रम के बंद हो जाने के निर्णय पर अपनी टिप्पणी करते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा है कि नफरत और पारस्परिक दरारों को भड़काने वाले सोशल मीडिया संदेशों के दुष्परिणामों को हम आम जीवन में देखते रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन सामग्री पर किसी प्रकार के नियम लगाना या उन्हें नियमों के तहत अनुशासित करना आवश्यक है। मानवाधिकार मामलों के प्रमुख वोल्कर टर्क ने अपने एक प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश पोस्ट करते हुए कहा है कि नफरत भरे संदेशों, भाषणों और हानिकारक सामग्री को ऑनलाइन माध्यम पर अनुमति देने के वास्तविक परिणाम हम देखते रहे हैं या इनके दुष्परिणाम बड़े गंभीर हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार की सामग्री का नियमन किया जाना सेंसरशिप नहीं है। यूएनओ का यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम मुक्त स्वतंत्रता की बात करते हैं, उसके साथ कुछ नियंत्रण अनेक देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत स्वतः लागू हो जाते हैं और कोई भी देश की सरकार इस प्रकार के दुष्प्रचार को स्वीकार नहीं कर सकती जो उस राष्ट्र और समाज की अनुशासन को, कानून व्यवस्था के लिए घातक हो। उन्होंने इस बात की भी आलोचना की है कि प्रायः ऑनलाइन माध्यमों पर जो सामग्री प्रकाशित प्रसारित की जाती है, उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को सेंसरशिप मानकर उसकी आलोचना की जाती है और हम उस पक्ष को नजरअंदाज कर देते हैं जिसमें इस प्रकार के नियमों, इस प्रकार के दिशा निर्देशों के अभाव में इन प्लेटफॉर्म्स पर कुछ लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है, कुछ लोगों की आवाज को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। मार्क जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी के प्लेटफॉर्म्स को एक स्वतंत्र आवाज के रूप में वापस लाने की बात कही है।
उनका ये मानना है कि इन प्लेटफॉर्म्स के उपयोगकर्ताओं में, उसके उपयोग में या उसके उपयोग की दिशा में या उपयोग करने की जो उनकी प्रवृत्ति थी, उसमें कहीं उसका भरोसा जो है वो टूटने लगा था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तथ्य निरीक्षण नेटवर्क ने मार्क जगरबर्ग की कंपनी मेटा ने जो प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र आवाज के वापसी की बात कही है और ये कहा है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर जो लोग उपस्थित थे या जो इसका उपयोग कर रहे थे, उनकी विश्वसनीयता में या उनके भरोसे में निरंतर कमी आ रही थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तथ्य निरीक्षण नेटवर्क ने मार्क जगरबर्ग के इन तर्कों को गलत बताते हुए यह कहा है कि उनका यह निर्णय अंततः नुकसानदायक होगा। वोल्कर टर्क ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपार संभावनाएं हैं। यह सामाजिक समरसता के एक ऐसे सकारात्मक मंच हैं जिनका बेहतरीन उपयोग करके हम आपस में एक समन्वय और संतुलन कायम कर सकते हैं। लेकिन यदि इसके माध्यम से नफरत भड़काने के प्रयास होते हैं, नागरिकों का जीवन संकट में पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में हमें कुछ नियमन के बारे में सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यमों पर मानवाधिकारों के अनुरूप जवाबदेही और बेहतर संचालन व्यवस्था के पक्ष में काम किया जाना चाहिए, ताकि जो सार्वजनिक विमर्श हो रहा है इन माध्यमों से, उसमें एक विश्वसनीयता हम अर्जित कर सकें और आम आदमी की गरिमा के सम्मान की रक्षा भी कर सकें। जिनेवा के संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता ने भी यूएन की सोशल मीडिया नीति पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि ऑनलाइन माध्यमों पर नजर रखी जाती है और उन्हें परखने की भी कोशिश की जाती है। टीवी, रेडियो और वेबकास्ट के प्रमुख मिशेल जखेओ ने भी कहा है कि तथ्य आधारित जानकारी को साझा किया जाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनका यह भी मानना है कि संयुक्त राष्ट्र अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो जानकारी प्रदान करता है उसके लिए वह पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब जैसा हमने शुरू में बात की कि कम्युनिटी नोट्स के आधार पर अब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तथ्यों की जांच की जाएगी। वस्तुतः कम्युनिटी नोट्स प्रणाली मेटा की ओर से एक नई प्रस्तावित योजना है, जिसमें जो उसके यूजर हैं उन प्लेटफॉर्म्स के, फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स, वो जो सामग्री साझा करते हैं उसके संदर्भ और जानकारी जोड़ने की अनुमति उन्हें दी जाती है। इसका उद्देश्य यही है कि किसी भी पोस्ट, वीडियो या कंटेंट में दी गई जानकारी पर सवाल उठाते हुए उसे स्पष्ट करने की जिम्मेदारी समुदाय या कम्युनिटी पर है या उसके यूजर्स पर है। ट्विटर ने इस प्रकार की व्यवस्था को अपने यहां शुरू किया था, या हम कह सकते हैं कि मेटा भी ट्विटर की उन गाइडलाइंस से कहीं प्रेरित है, जहां यह व्यवस्था है कि उसके जो यूजर्स हैं वहां पर भ्रामक जानकारी वाली पोस्ट पर तथ्यों और संदर्भ को जोड़ने की उन्हें अनुमति है। कम्युनिटी नोट्स के तहत हम संदेहास्पद सामग्री की पहचान कर सकते हैं। यदि कोई पोस्ट या जानकारी गलत है, संदिग्ध है, भ्रामक है, तो उसके यूजर्स उस पर अपना नोट लगा सकते हैं। जो उसके यूजर्स हैं वो तथ्यों की पुष्टि करने के लिए, अपनी राय की पुष्टि करने के लिए, तथ्यात्मक जानकारी के लिए उस स्रोत का लिंक भी वहां पर पोस्ट कर सकते हैं और संबंधित सामग्री या तथ्य के बारे में और अधिक विश्लेषण के साथ अपनी बात को कह सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी इस प्रकार की भ्रामक जानकारी के लिए एक सामूहिक अभियान
या सामूहिक दायित्व की बात की जा रही है। यदि उपयोगकर्ता अपने इन नोट्स के आधार पर अपवोट या डाउन वोट भी कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि किसी भी सूचना या जानकारी में कितने व्यक्ति सहमत और असहमत हैं। यदि नोट्स को अपर्याप्त अपवोट मिलते हैं और वो उपयोगी माना जाता है, तो वह सार्वजनिक रूप से भी उस पोस्ट पर दिखाई देगा। और यदि नोट्स नहीं लगता है तो फिर उसे हटा दिया जाएगा। एक बार सामूहिक सहमति बनने के बाद यह कम्युनिटी नोट्स स्वचालित रूप से उस पोस्ट के साथ जुड़ जाता है। कम्युनिटी नोट्स का उद्देश्य प्रकारांतर से मुक्त अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना है। इसे सेंसरशिप का विकल्प माना जाता है। इसके तहत ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद से सामग्री को हटाने या संशोधित करने की बजाय जो उसके यूजर्स हैं, उपयोगकर्ता हैं, उनको अधिक सशक्त और एम्पावर करते हैं। भ्रामक जानकारी को चुपचाप हटाने की बजाय वे इसे संदर्भित और उपयोगकर्ताओं की प्रामाणिकता के आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में फेसबुक के कई उपयोगकर्ताओं को यह महसूस हुआ कि उनकी सामान्य सी पोस्ट को भी फेसबुक ने कम्युनिटी दिशा निर्देशों का उल्लंघन का दोषी पाए जाने के कारण हटा दिया, जबकि उस तरह की पोस्ट में इस तरह की कहीं कोई बात नहीं दी गई थी। तो एक सीमा तक ये बात सच भी है कि उस तकनीक के सहारे जिस तरह से पोस्ट को हटाया जा रहा था, उसने उसके उपयोगकर्ताओं में एक असंतोष की भावना को भी पनपाया है। अब जो नई व्यवस्था है वो एक तरह से विश्वास पर आधारित है, और ये विश्वास भी अपने उस यूजर्स या उपयोगकर्ता पर है जो उस सत्य जानकारी के आधार पर उसको और अधिक बेहतर तरीके से स्थापित कर सकते हैं। कम्युनिटी नोट्स के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है पक्षपात और ध्रुवीकरण की। यदि उसका यूजर किसी राजनीतिक या सांस्कृतिक समूह से प्रभावित है या उसका अनुयायी है, तो वे सामूहिक रूप से किसी भी गलत जानकारी को सही ठहराने का प्रयास करते हुए कम्युनिटी नोट्स प्रणाली का दुरुपयोग कर सकते हैं, और इस कारण से गलत जानकारी का तेजी से प्रसार होगा और जो उसके यूजर्स हैं वो तथ्यात्मक जानकारी को प्रदान करने की दृष्टि से सक्षम नहीं होंगे, और गलत या असत्यापित नोट्स और अधिक एक अभियान के रूप में प्रचारित प्रसारित होगी। कम्युनिटी नोट्स सिस्टम में उनके ऊपर किसी प्रकार की फैक्ट चेकिंग नहीं होगी, किसी प्रकार की निगरानी नहीं होगी, इसलिए उसका प्रभाव भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि हर संदिग्ध पोस्ट पर कम्युनिटी नोट्स के तहत कहीं कोई जानकारी दी गई हो। इसलिए सामूहिक सहमति की जो प्रक्रिया है उसमें भी कहीं समय लग सकता है और ये परियोजना बहुत अधिक सफल नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक सीमा तक उस सामुदायिक भागीदारी के आधार पर वो उसके यूजर्स को सक्रिय बनाने में या उसमें पार्टिसिपेट करने का एक जो है मौका दे सकती हो। देखना है आने वाले समय में उपयोगकर्ता आधारित मॉडरेशन प्रणाली सेंसरशिप और फैक्ट चेकिंग में किस प्रकार का एक संतुलन कायम करेगी। यह प्रणाली प्रयोगात्मक है और इसके प्रभाव को पूरी तरह से हम तभी समझ पाएंगे जब इसका उपयोग और प्रबंधन किस प्रकार से हो रहा है इसको हम भली भांति समझ सकेंगे या आने वाले समय में हम देख सकेंगे। एक लाभ हो सकता है सोशल मीडिया कंपनीज को कि उन्हें अब तक थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग की जो व्यवस्था करनी पड़ती थी उसमें उनका काफी इन्वेस्टमेंट होता था। अब जब उन्होंने कम्युनिटी नोट्स आधारित सिस्टम को लागू किया है, उसका जो आर्थिक पक्ष है निश्चित रूप से उन कंपनीज को उसका लाभ होगा, और वो जो धन बचा है उसका उपयोग वो अपने इन प्लेटफॉर्म्स को और अधिक प्रभावी बनाने में या तकनीकी नवाचारों को शुरू करने में उपयोग कर सकते हैं। कम्युनिटी नोट्स सिस्टम
एक प्रकार से वो इको चैम्बर्स विकसित कर देंगे जहां यूजर्स केवल उन्हीं विचारों का समर्थन करेंगे जो उनकी मान्यताओं से मेल खाते हैं, जिससे समाज में पूर्वाग्रह और बढ़ेगा। एक ऐसे इको चैम्बर्स डेवलप हो जाएंगे जहां हम उसी घेरे के अंदर घूमते रहेंगे, कुछ नया या उस विरोधी पक्ष के विचारों को हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि इनका एल्गोरिदम उस तरह का है कि जिस तरह की बात आप कर रहे हैं आपको वही वही जानकारियां बार बार दी जाएंगी। तो बिना किसी पेशेवर फैक्ट चेकिंग व्यवस्था के इस प्रकार के मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमेशा एक तरह से विश्वसनीयता की दृष्टि से कटघरे में खड़े होंगे, और जो दूसरे भरोसेमंद या विश्वसनीय वैकल्पिक प्लेटफॉर्म से हो सकता है आने वाले टाइम में यूजर्स उनकी ओर उन्मुख हो और इन प्लेटफॉर्म्स को जैसे ही उसे एक बेहतर विकल्प मिलेगा तो छोड़ना शुरू कर दें। कम्युनिटी नोट्स उपयोगकर्ताओं के बीच विवाद को हल करने की बजाय विचारों को और अधिक पोलराइज करने के कारण भी ये बन सकते हैं, जिससे विभिन्न समूहों में झगड़े और संघर्ष में भी वृद्धि हो सकती है। चुनावों और महामारी के समय बड़ा संवेदनशील समय होता है, उसमें यदि तेजी से गलत सूचनाओं का प्रसार होने लगा तो इन प्लेटफॉर्म्स पर जहां प्रभावी मॉडरेशन की कमी से सरकारों ने कठोर लेजिस्लेशंस लागू नहीं किए हैं, वहां कैसी स्थिति का हमें सामना करना पड़ेगा इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। आज इस एआई के जमाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के दौर में, सोशल मीडिया कंपनीज इस एआई का उपयोग करके कम्युनिटी मॉडरेशन को यदि और ताकतवर बना दें और अधिक प्रभावी बना दें और अधिक सशक्त बना दें तो शायद इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी ओर इस एआई में जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, क्योंकि अंततः मनुष्य ही वहां पर प्रोग्राम फीड कर रहा है, तो वो एक अलग तरह की समस्या आने वाले समय में हमारे सामने हो सकती है। इसलिए कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज मीडिया साक्षरता की व्यापक आवश्यकता है। आम आदमी को हमें सूचित करना पड़ेगा, आम आदमी को हमें सेंसिटाइज करना पड़ेगा, कार्यशालाओं के माध्यम से, व्याख्यानों के माध्यम से, पाठ्यक्रमों के माध्यम से। जब वो मीडिया लिटरेट होंगे, मीडिया साक्षर होंगे, तो इस प्रकार के घटनाक्रम से न स्वयं अपने को बचाएंगे वरन समाज के लिए भी वो एक वरदान साबित हो सकते हैं, ताकि इस प्रकार की भ्रामक सूचनाएं समाज में नुकसान नहीं पहुंचाएं। एक और खतरा है, यदि ये प्लेटफॉर्म्स गलत सूचनाओं के केंद्र बनते हैं तो हो सकता है कि श्रेष्ठ कंपनीज, विश्वसनीय कंपनीज इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना विज्ञापन देना बंद कर दे, क्योंकि इनके यूजर्स के उपयोग की संख्या में धीरे धीरे कमी आनी शुरू होने की आशंकाएं हैं। तो यदि विज्ञापन दाता वहां नहीं आता है तो फिर इन कंपनियों के राजस्व में भी घाटा होने का खतरा है। और जैसा मैंने कहा कि इस प्रतिस्पर्धा के दौर में हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसे प्रभावशाली विकल्प हमारे सामने आ जाएं जो उन असंतुष्ट यूजर्स को एक प्रकार से प्रलोभन दे सकें या उनके लिए एक विकल्प तैयार कर सकें कि वो उन माध्यमों को छोड़ करके इन नए माध्यमों की ओर रुख करें और आने वाले समय में वो अधिक प्रभावी हो जाएंगे। मेटा के इस निर्णय से भारत भी प्रभावित होगा। अभी जो हमारे यहाँ फैक्ट चेकिंग संगठन है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि कम्युनिटी नोट्स प्रणाली लागू कर दी गई है तो हो सकता है इन संगठनों के साथ जिस प्रकार का एक संपर्क संबंध बना था वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, क्योंकि इसकी शुरुआत अभी जैसा जानकारियां मिली हैं प्रारंभिक अमेरिका से इसकी शुरुआत की जाएगी। भारतीय संदर्भ में भी हम कुछ विचार करें, भारतीय कानून में भी फैक्ट चेकिंग को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेकिंग यूनिट की पोस्ट को गलत जानकारी के रूप में चिन्हित करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कानूनी छूट को हटाने की शक्ति देने की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। मेटा ने जो ये निर्णय लिया है इस पर भारत में अभी अधिकृत रूप से
कोई टिप्पणी पढ़ने देखने में नहीं आई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पीआईबी की जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है उस अधिसूचना को जिस तरह से रद्द कर दिया गया है, तो ये भारत में फैक्ट चेकिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की स्वतंत्रता के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये पीआईबी क्या है, इसकी फैक्ट चेकिंग यूनिट क्या है। पीआईबी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय की एक इकाई है। यह एक ऐसी आधिकारिक अधिकृत एजेंसी है भारत सरकार की जो सरकारी नीतियों, योजनाओं और सूचनाओं को प्रसारित करती है। पीआईबी ने फैक्ट चेकिंग यूनिट 2023 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो गलत जानकारियां दी जा रही हैं, मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, भ्रामक सूचनाएं, फेक न्यूज दी जा रही है, प्रसारित की जा रही है, उन्हें चिन्हित किया जाए। इसका मुख्य कार्य सुनिश्चित करना था कि सरकार की ओर से दी जा रही जानकारी प्रामाणिक और सही हो। भारत सरकार ने व्यवस्था की थी कि यह फैक्ट चेक यूनिट जो पीआईबी की काम कर रही है, वो यदि किसी पोस्ट को गलत घोषित करती है तो उन सोशल मीडिया कंपनीज, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि को उस सामग्री को अपने उस प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा। यदि वो सामग्री नहीं हटाते हैं तो हमारा जो आईटी एक्ट है 2000 का, उसकी धारा 79 के तहत उन्हें दी गई कानूनी सुरक्षा को छीन लिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय की भी आलोचना हुई और यह कहा गया कि यह प्रावधान सरकार को सेंसरशिप और आलोचना को दबाने का एक हथियार मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा कि कोई भी सरकारी एजेंसी यह तय नहीं कर सकती कि क्या सही है और क्या गलत है, कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और अन्य सरकारी निकाय इस अधिकार का दुरुपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग सरकार की आलोचना को दबाने के लिए भी किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी महसूस किया कि यह प्रावधान किसी भी सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उसकी स्वतंत्रता से बाधित करते हैं और इससे उसके संचालन के प्रभावित होने की आशंका भी है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जिस तरह से तेजी से सूचनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और हम जिस तरह से इन माध्यमों की गिरफ्त में आ गए हैं, तो सच क्या है, झूठ क्या है, इसका फैसला अब हमें करना होगा। हमारे हाथ में है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की जा रही है उसको हम ध्यान से देखें, विश्लेषण करें और अपना मत दें, इसमें अपनी भागीदारी निभाएं ताकि गलत और भ्रामक सूचनाएं समाज के लिए, भावी समाज के लिए, भावी पीढ़ी के लिए कहीं ऐसा माहौल पैदा न कर दें जहां विद्वेष, घृणा और नफरत हो। जो एक इतिहास की परंपराएं हैं, इतिहास की जो तथ्य हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हो। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन प्लेटफॉर्म्स के यूजर पर है और उनकी परिपक्वता ही यह तय करेगी कि क्या सच है, क्या झूठ है, यदि फैक्ट चेकिंग की इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तो। आइए एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां इन सोशल मीडिया का उपयोग उत्तरदायी ढंग से किया जाएगा ताकि समाज में प्रेम, बंधुत्व, विश्वसनीयता और पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास होता रहे, प्रसार होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।